हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें हमने एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और कहाँ पे वो पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में पढ़ा था। और हमने इंडिकेटर्स जो दो टाइप के थे हमारे पास, स्मेल वाले होते हैं जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, और दूसरे जो नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं जिनका कलर चेंज हमें देखने के लिए मिलता है, उनके बारे में पढ़ा था। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस भी किया था। आज हम उससे आगे का पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट पार्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। मोस्ट केसेस में सॉल्वेंट होता है हमारे पास वाटर। सॉल्वेंट में जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है। सॉल्यूट होता है जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं, और सॉल्वेंट होता है जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं। क्लियर? तो हम जैसे वाटर में शुगर को अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जो शुगर है वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूट। और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। क्लियर? तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को इंक्रीज़ कर देंगे हम, जैसे कि वाटर को उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये जो आपके पास डाइल्यूशन प्रोसेस होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मीन्स इससे हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। क्लियर? सेकंड, जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो हमेशा एसिड को वाटर में ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। क्लियर? इसका रीज़न ये होता है, यहाँ पे हमारे पास वाटर रहेगा, इसका रीज़न ये होता है अगर हम एसिड को वाटर में डालने के बजाय वाटर को एसिड में डालेंगे तो जो हमारा एसिड होगा वो क्या करेगा? स्पिल अप हो जाएगा और हमारी आइज़ या फिर हमारे हैंड या हमारी बॉडी पे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का मतलब, स्ट्रेंथ से आप लोग समझ ही रहे होंगे कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्लियर, और कौन कितना वीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्या होंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और H+ आयन दे देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, अगर मैंने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो कंप्लीटली H+ एंड Cl- मेरे पास दे देगा। यहाँ तक समझ में आया? सेम अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली क्या कर देगा? OH- आयन को दे देगा। जैसे मैंने NaOH को वाटर में डिज़ोल्व किया तो मेरे पास Na+ एंड जो इसका OH- आयन है ये पूरी तरीके से इससे डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स अलग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यही होते हैं हमारे पास, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास मिनरल्स एसिड हो गए। मिनरल एसिड में हमारे पास आ गए, पहला आया HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, दूसरा आया HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड मीन्स जो मिनरल्स के साथ पाए जाते हैं। हम अर्थ के कोर से इनको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हमारे पास आ गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो वीक एसिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से कुछ ही डिसोसिएट होकर के, मीन्स अलग होकर के H+ आयन देंगे। वीक बेस के साथ भी होती है। इनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि आपके पास OH- आयन आपको देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी किस तरीके से डिपेंड करती है। हमारे पास इधर 0 हो गया, मीन्स यहाँ पे H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? एसिडिक नेचर 7 से 0 की तरफ आते हुए क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। 7 हमारा न्यूट्रल पे आता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। फिर अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? H+ आयन की कंसनट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो वो क्या होगा? बेसिक नेचर उसका क्या होता रहेगा? इंक्रीज़ होता जाएगा यहाँ पे। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये हमारे पास क्या है? एसिडिक एरिया है, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आपके पास 0, 1, 2 या 3 इस रेंज में आप लोगों को क्या शो करेंगे? अपना pH शो करेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो 12, 13, 14 पे आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें, जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है,
उसका जो pH है वो लगभग 1.2 है। क्लियर। तो गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पास होता है, जो हमारे स्टमक में होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है लाइम जूस का। लाइम जूस जो आपके पास होता है वो अबाउट 2.2 होता है। और हमने ये भी देखा हुआ है लाइम जूस आपका क्या होता है, टेस्ट करने में सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। तो हमारे पास जो भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब हम न्यूट्रल की तरफ बढ़ें तो न्यूट्रल में हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, प्योर वाटर दे रखा है। तो प्योर वाटर का pH क्या होता है, 7 होता है अप्रॉक्स। एंड जो ब्लड होता है, ब्लड का होता है 7.4। क्लियर है, मीन्स वो स्लाइटली बेसिक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया गया है यहाँ पे, इसका pH दिया गया है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है, ये भी आपका बेसिक होता है नेचर में। नेक्स्ट आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अप्रॉक्सीमेट होता है 14। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में pH की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे हम देखेंगे प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। जैसे हम डाइजेशन ऑफ फूड करवाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है 1.5 to 2.0 होता है। हमने ऊपर यहाँ पे देखा था गैस्ट्रिक जूस क्या है 1.2 है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो pH होता है वो होता है अप्रॉक्स 1.5 to 2.0। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी वर्क्स विद इन pH ऑफ 7 to 7.8। जो हमारा बॉडी होता है वो 7 से 7.8 होता है। हमने ऊपर ग्राफ में देखा था कि हमारे पास जो ब्लड होता है, ब्लड का कितना होता है 7.4 होता है, वाटर का 7 होता है। जो सोप होती है वो भी आपके 7 to 7.5 के बीच में उसका pH होता है। नेक्स्ट आ गया एसिड रेन। जो एसिड रेन होते हैं उसका आपके पास जो pH होगा वो लेस देन 5.6 होगा, इसीलिए वो एसिडिक होती है। और नेक्स्ट आपका सोप का मैंने बता ही दिया 7 to 7.5 होता है। pH ऑफ सॉइल क्या होता है, अगर हमें प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट करवानी है तो जो pH होता है वो हमें मेंटेन करना होता है 6.5 से 7.0 तक। अगर हमारी सॉइल का pH 6.5 to 7.0 है तो जो हमारा क्रॉप है वो क्या होगा, प्रॉपरली ग्रो होगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा। क्लियर है। अगर इससे डाउन होता है या इससे हाई होता है तो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं pH इन टूथ डिके। अगर हमारा माउथ स्लाइटली एसिडिक हो जाए तो उस टाइम पे हमारे टूथ डिके के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो भी क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। टूथपेस्ट बेसिक होता है नेचर में, तो वो तभी जा कर के हमें क्या कर पाएगा, टूथ डिके से बचा पाएगा। तो यहाँ पे pH क्या है 5.5 या फिर उससे नीचे होगा तो टूथ डिके होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें से कितने ही ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो मधुमक्खी जब हमें काटती है तो हमें क्या होता है, पेन होता है और वहाँ पे इचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, स्लाइटली एसिड होता है और वो क्या करते हैं, उसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। सेम एग्जांपल है नेटल लीव्स। मेनली आपके पास हिली एरियाज़ में होती हैं। तो हिली एरियाज़ में होंगी, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पाइक होते हैं। तो ये स्पाइक आपके अंदर कौन सा एसिड रिलीज़ करती है, मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से आपको इचिंग होगी और क्या होगा, आपकी बॉडी में इरिटेशन होगी। नेक्स्ट आता है आंट स्टिंग। जब आंट आपको काटती है उस टाइम पे भी आप लोगों की बॉडी में क्या होता है, स्लाइटली इरिटेशन होगी, बम्प हो जाएगा। तो वो भी आपके अंदर मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। कुछ हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड बता रखे हैं यहाँ पे। जैसा पहला है विनेगर। विनेगर हमारा होता है एसिटिक एसिड। ठीक है। ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। टर्मरिन के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क कर्ड जो दही होती है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में मेथेनोइक एंड नेटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड होता है।
यहाँ पे हमारा एसिड और बेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्ट की। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एनायन एंड बेस कैटायन। एनायन मीन्स जो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। मीन्स जो नेगेटिव पार्ट होगा एसिड का वो क्या करेगा, बेस के पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं HCl प्लस NaOH। तो हमारे पास जो ये HCl है वो क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है। तो जब HCl को हम ब्रेक करेंगे तो वो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। Na को करेंगे तो वो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे एसिड का क्या है, एनायन है, मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो क्या है, क्लोरीन Cl। और कैटायन बेस का क्या है, कैटायनिक पार्ट है, वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो उसमें हम क्या लगा देंगे यहाँ पे Na। तो ये बन गया हमारा NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। और जो हमारा H एंड OH है वो मिल करके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, H2O। यहाँ तक क्लियर। हमारे पास कुछ सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं, जैसे KCl, NaNO3, CaSO4, इस तरीके के और भी। हमारे पास जो हमारे घरों में पाया जाता है वो है हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, और उसका केमिकल फार्मूला है NaCl, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं, वो है NaCl। मेनली हमारे पास ये कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। अब एक टर्म आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होती है, फैमिली ऑफ सॉल्ट आपके पास होगी जिनमें या तो एनायन सेम होगा या फिर कैटायन सेम होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं NaCl, KCl, LiCl। इन सब में Cl क्या है, कॉमन है, मीन्स इन सब का एनायन कॉमन है। तो जब इन सब का एनायन कॉमन है तो ये सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो या तो इनका एनायन कॉमन होना चाहिए या फिर कैटायन कॉमन होना चाहिए। आगे देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो NaCl में देखेंगे यूजेस ऑफ NaCl, हमारे पास क्या क्या काम होते हैं। पहले NaCl के हमारे जो यूजेस होते हैं वो होता है फर्स्ट प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसे यूज़ करते हैं। टेस्ट इन्हेंसर, टेस्ट इन्हेंसर की तरह हम अपने खाने में डालते हैं, जिससे हमारा जो फूड होगा उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ करके आएगा। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, कुछ है हमारे पास। फर्स्ट आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट आपके पास आ गया CaOCl2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट आया NaHCO3, जो कि आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट आया Na2CO3.10H2O, जो कि आपका वॉशिंग सोडा है। तो अब धीरे धीरे करके इनके बारे में पढ़ेंगे यार, कैसे ये प्रिपेयर करे जाते हैं, और जिनका मेन यूज़ है वो भी हम इस बार इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये इसका जो नेम है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो NaCl और वाटर, इन दोनों को जब हम आपस में डिज़ोल्व करते हैं, मीन्स जब हम नमक को पानी में घोलते हैं, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन, BRINE, ब्राइन। क्लियर है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या होता है, ब्राइन होता है। जब हम ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। तो कोर एल्कली प्रोसेस हमारे पास हो गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कोर एल्कली प्रोसेस है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, Cl2 प्लस H2 प्लस 2NaOH, जो कि हमारा कॉस्टिक सोडा है, उसे प्रिपेयर कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। कोर एल्कली प्रोसेस याद रखिएगा, CHLOR। अब यहाँ पे सेकंड हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो CaOH का होल ट्वाइस है, मीन्स हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ, जो हमने ये अबव रिएक्शन में कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन में जो क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई थी ना, उसी से हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, एंड वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट यूज़ है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जिनमें हमारे कपड़े बनते हैं, तो उनमें कॉटन या लाइनिंग की
ब्लीचिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ है ब्लीचिंग वुड पल्प, मीन्स पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट है वॉशिंग क्लोथ्स वॉश करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, टू किल जर्म्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा, जो है हमारे पास NaSCO3, यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। हम क्या करेंगे, NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट था उसको हम वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड NH3 अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे। तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास NH4Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में ही हमारा बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसके क्या क्या यूज़ होते हैं बेकिंग सोडा के। फर्स्ट यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो हम केक वगैरह प्रिपेयर करते हैं वो कैसे बनते हैं, बेकिंग पाउडर से बनते हैं। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें कोई एसिड डालेंगे तो वो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कि हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है एंटासिड्स। का मतलब होता है जैसे हमारे इनो वगैरह जो होते हैं तो क्या करते हैं, एसिडिटी को काम डाउन करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए हेल्प करते हैं। तो एंटासिड ही होता है, जो इनो होता है वो एंटासिड होता है। क्लियर। तो उसमें हमारे पास इंग्रेडिएंट जो होता है वो बेकिंग सोडा ही होता है। नेक्स्ट, इट वर्क्स एज अ बेस एंड न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड। जो मैंने अभी आपको बताया था, ये स्टमक एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मीन्स कंट्रोल में लेकर के आ जाएगा। एक बेस की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। 10H2O का मतलब ये नहीं है कि ये जो आपका कंपाउंड है वो भीगा हुआ होगा या वेट होगा। इसका मतलब ये है कि ये क्रिस्टलाइज हो रखा है इसके साथ। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट में क्या कर देंगे, 10H2O डाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सेकंड, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एज अ क्लीनिंग एजेंट भी इसे यूज़ किया जाता है एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म कर देते हैं। वो क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद। ये है, तो जो वाटर उनके साथ कंबाइन होगा उसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 10H2O कंबाइन हो रखा है तो ये 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसकी वजह से Na2CO3.10H2O एज अ क्रिस्टल मेरे पास क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। क्लियर। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है। क्रिस्टलाइजेशन is the process by which a solid forms in which the atoms or molecules are strongly arranged into a structure। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड होगा, जिसके एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्ट्रांगली अरेंज होकर के आपको एक क्रिस्टल देंगे। क्लियर। एग्जाम्पल हो गया टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, शुगर, सुक्रोज। शुगर आप लोगों को पता ही है, जो चीनी होती है वो कैसी होती है, एक क्यूबॉइड टाइप के शेप में होती है एज अ क्रिस्टल फॉर्म। स्नोफ्लेक्स हो गया। क्वार्ट्ज आपके पास भी एक क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है एंड डायमंड भी आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्लियर है, ये दोनों आपके पास क्या है, मिनरल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जैसे हमारे पास जिप्सम है। क्लियर। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये आपके पास सॉलिड होता है। इसको जैसे ही हम 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, 1.5 H2O मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ कितना बचेगा, CaSO4.5 H2O, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं या फिर POP भी कहते हैं।
इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम पीओपी में क्या करते हैं, वाटर को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, उसी समय क्या होगा, वो वापस से जिप्सम को फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये 1.5 H2O हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जिप्सम के क्रिस्टल्स को फॉर्म कर देगा, तो उसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट, इन मेकिंग टॉयज़, ये टॉयज़ बनाने के लिए हेल्प करता है आपका। याद रखना, जो पीओपी होता है वो पहले क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे हम उस पर वाटर ऐड करते हैं वैसे वो हार्ड क्रिस्टल्स फॉर्म कर देगा। क्रिस्टल्स मीन्स अपनी फॉर्म में वापस आ जाएगा और हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर देगा। वो हार्ड सब्सटेंस कहलाता है जिप्सम। यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट, मेकिंग ऑफ टॉयज़। सेकंड, डेकोरेशन मटेरियल्स, जो हम लोगों के घरों में रहते हैं। टू मेक स्मूथ सरफेसेस। कास्ट फॉर हीलिंग फ्रैक्चर्स, ये फ्रैक्चर्स को हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो क्लास, यहाँ पे आपका एसिड एंड बेस ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप लोग लिंक में से ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।